हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 है, जो कि भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें समझेंगे, जैसे कि आपने वायुमंडल के बारे में पढ़ा होगा। तो वायुमंडल में क्या उसके घटक होते हैं? अगर हम वायुमंडल की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, तो एटमॉस्फेयर में पहली बात आती है कि इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब कि संरचना क्या है इसकी। और इसके साथ-साथ में अगर हम देखें इसमें, तो इसके घटक कौन-कौन से हैं, कंपोनेंट कौन-कौन से हैं। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल जो है वो गैसें प्लस जलवाष्प और उसके साथ-साथ में जो धूल कण हैं उससे मिलाकर के बना हुआ है। डस्ट पार्टिकल को मिलाकर के बना हुआ है। तो इन तीनों को जब मिला देते हैं तो हमारा वायुमंडल बन जाता है। यहाँ पर एक बात बोली गई है कि जो मौसम है वो क्या होता है? देखिए, 3 शब्द ध्यान रखिएगा, एक मौसम, ऋतु मतलब सीज़न और जलवायु। ये 3 शब्द कभी-कभी हम नॉर्मल यूज़ कर लेते हैं, एक ही जैसा मान लेते हैं, सिमिलर मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग-अलग हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में समझिएगा। मौसम हम जानते हैं कि जो वायुमंडलीय दशाएँ हैं, ये जो वायुमंडलीय दशाएँ हैं, वायुमंडलीय दशाएँ। अब सवाल बनता है कि वायुमंडलीय दशाएँ क्या हैं? देखिए, वायुमंडलीय दशाओं का मतलब है कि वायुमंडल में जो भी चीज़ें उपस्थित हैं, जैसे वायु हो गई, एयर हो गई, इसके साथ-साथ में बादल हो गए, जलवाष्प हो गई, इसके साथ-साथ में तापमान हो गए, और भी चीज़ें, जो भी चीज़ें वायुमंडल में उपस्थित हैं, जो उसकी दशाएँ हैं, अगर वो कुछ समय के लिए या एक छोटे से क्षेत्र में रहती हैं, तो उसको हम मौसम बोलते हैं। ये कुछ दिन यानी 2 से 3 दिन भी हो सकता है, कुछ घंटे 2 से 4 घंटे भी हो सकते हैं, 2-4 घंटे भी हो सकते हैं। तो अगर इनमें बदलाव कुछ समय में आता है, इन सब में बदलाव अगर कुछ समय में आता है, कुछ दूरी पर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं मौसम। लेकिन यही अगर बदलाव कुछ महीने के लिए होता है, जैसे 3 महीने, 4 महीने, 3-4 महीने के लिए रहता है, तो उसको ऋतु बोलते हैं। लेकिन अगर इनमें बदलाव बहुत लंबे समय बाद होता है, लगभग 31-32 साल पे होता है, तो उसको जलवायु बोलते हैं। कहने का मतलब इतना सा है कि जलवायु, ऋतु और मौसम संबंधित जो दशाएँ हैं, वायुमंडलीय दशाएँ हैं, वो होती लगभग सेम है, लेकिन उसमें किस चीज़ का फ़र्क है? फ़र्क इस चीज़ का है कि वो कब बदलती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में मैंने बताया कि मौसम बहुत जल्दी-जल्दी बदलता है, ऋतु बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ महीने लगते हैं, और मौसम और जो जलवायु है उसको बदलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो जहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग है, वो है जलवायु, मतलब कि किसी स्थान विशेष की जलवायु क्या होती है, उसके बारे में बताया गया है। तो हमने बताया है कि जलवायु क्या है? किसी भी स्थान की, किसी भी देश की, किसी भी जो महाद्वीप है, वहाँ की वायुमंडलीय दशाएँ बहुत लंबे समय तक एक ही जैसी रहती हैं, उसको बोलते हैं जलवायु बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर मौसम की बात की गई है। मौसम जो हमने बताया आपको, मौसम दिन पर दिन परिवर्तित होता रहता है, उसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विवरण, ये सब बदलता रहता है। जैसे एग्ज़ाम्पल में इसमें एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है कि कभी-कभी देखिए गर्म मौसम, कभी-कभी ठंडा मौसम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें बात की गई है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई ऋतुएँ पाई जाती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में देखेंगे कि भारत में 4 प्रमुख मौसम होते हैं, यहाँ पर मौसम की बात की गई है। यानी कि, और इन्हीं को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये 4 ऋतुएँ होती हैं। 4 ऋतुएँ होती हैं कि दिसंबर से फरवरी के बीच में अगर देखते हैं तो सर्दी होती है, मार्च से मई के बीच में गर्मी होती है, और जून से सितंबर के बीच में दक्षिण-पश्चिम मानसून होता है, और अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्या होता है, लौटता हुआ मानसून, जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर्दी, गर्मी, बरसात और शरद ऋतु होती है। तो इसमें बताया गया है कि शीत ऋतु में क्या होता है, मतलब सर्दी में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, उसकी बात की गई। देखिए, हमारे यहाँ जब शीत ऋतु की बात करते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो भारत में तापमान कम हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जो सूर्य की किरणें हैं, इसमें जो सूर्य की किरणें हैं, वो किरणें परपेंडिकुलर नहीं पड़ती, मतलब कि तिरछी पड़ती हैं। और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो क्या होता है कि हमें एनर्जी यानी ऊष्मा ज़्यादा, पृथ्वी को ऊर्जा ज़्यादा नहीं मिल पाती, ऊर्जा ज़्यादा नहीं मिल पाती है, तो फिर हमारी पृथ्वी गर्म भी नहीं हो पाती है, और उतना ज़्यादा तापमान भी नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर भारत का जो तापमान है वो कैसा होता है, यहाँ पर
कम होता है शीत ऋतु के दौरान। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो नाम से ही पता है हमें ग्रीष्म ऋतु का मतलब हो गया कि गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम हम सबको पता है कि भाई इसमें सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, सीधी। और जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा, तो फिर हमें तापमान ज़्यादा मिलेगा। तापमान ज़्यादा होगा और तापमान ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, गर्मी भी ज़्यादा होगी। और इसी टाइम पर क्या होता है, इसी टाइम पर होता है कि उत्तर भारत में हम देखेंगे कुछ हवाएं चलती हैं गर्म और शुष्क, उनको लू बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछता है कि लू क्या है, तो लू गर्मी के दिनों में चलने वाली शुष्क और गर्म हवा है। ये बात ध्यान रखिएगा, शुष्क और गर्म हवा, ये यानी कि ह्यूमिड नहीं होती, शुष्क और गर्म होती है। अगली बात इसमें बताई गई है कि भाई अगला जो मौसम है, ऋतु है, उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। देखिए हमारे भारत में आप जानते होंगे, भारत की विशेषता ये भी है कि भारत में मानसून आता है और इस मानसून पर हमारे यहाँ जो फसल है यानी कृषि इस पर डिपेंड रहती है। मानसून आने का टाइम क्या है, तो ऊपर हम लोगों ने देख लिया अभी। मानसून आने का टाइम क्या है, तो जो मानसून होती है वो जून से सितंबर के बीच में होता है, आता है और पानी बरसता है। देखिए जब मानसून आता है, थोड़ा साइड में समझ लेंगे इसको, जब मानसून आता है इस तरीके से इंडिया का मैप रहेगा, जब मानसून आता है यहाँ पर, तो पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। जब आप मानसून वाला चैप्टर पढ़ेंगे, 9th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ाएंगे इसको प्रॉपर, तब वहां पर मैकेनिज्म समझेंगे कैसे मानसून आता है और कैसे मानसून लौटता है। तो देखिए जब मानसून आता है तो वो दक्षिण पश्चिम से आता है इस तरीके से, यहाँ पर कुछ ऐसे, यहाँ पर। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो उसमें दो ब्रांच बन जाती हैं, एक होती है अरेबियन सी ब्रांच, एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। देखिए बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच होती है ये पूर्वी घाट पर यानी पूर्वी तट पर बोल सकते हैं, पूर्वी घाट पर बोल सकते हैं, यहाँ पर वर्षा नहीं करती हैं। ये सीधा जाकर के जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं वहां पे जाकर के वर्षा करती हैं। यहाँ पर गारो खासी जयंतियां हैं, गारो, या हम एक लाइन में ले सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में वर्षा करती है कौन, बंगाल खाड़ी जो ब्रांच है। दूसरी बात यह है कि जो भारत में इधर अगर आप देखेंगे पश्चिम में पश्चिम घाट आपको देखने को मिलेगा, तो पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल पर ये वर्षा ज्यादा करती हैं। बरसात कहाँ पर करती है, पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल पर बरसात ज्यादा करती है, पूर्वी ढाल पर बरसात नहीं करती हैं। तो मानसून में वही बात बोली गई है कि इसमें जो मानसून है वो अरब सागर से होकर के जाता है या बंगाल खाड़ी से होकर जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये पवनें देखेंगे जल से स्थल की ओर बह रही हैं, जल से स्थल की ओर बह रही है। तो जब जल से स्थल की ओर भरेंगी, वायु जो पवनें हैं वो गर्म है, तो क्या करेंगी, वो जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, उसको होल्ड करेंगी और आगे पहुंचेंगी तो उसको फिर पहाड़ों से टकराएंगी और टकरा करके फिर क्या करेंगी, बरसात करेंगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, भारत में जो सबसे ज्यादा जल प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। तो लगभग 3-4 महीने के आसपास बरसात होती है, फिर मानसून लौट जाता है। लौटते हुए मानसून को बोलते हैं, जो शरद ऋतु आती है तो बोलते हैं कि मानसून लौट गया है। इसमें क्या होता है कि जो ये हवाएं जिस रास्ते से आती हैं उस रास्ते में फिर से लौट जाती हैं। तो जब फिर से लौट जाती हैं तो फिर अभी जा रही हैं, ये तो मानसून आ गया यहाँ पर, ये मानसून का आगमन होता है। लेकिन जब लौटती हैं तो कहाँ से होती हैं, तो स्थल से जल की ओर होती हैं। तो जब स्थल से जल की ओर होगी तो क्या होगा, ये लौटना मानसून का लौटना है। मानसून क्या करता है, लौटता है। तो जब ये स्थल से जल से होंगे तो क्या होंगे, शुष्क होती हैं। शुष्क होने का मतलब है कि इसमें मॉइस्चर नहीं होता है। जब इसमें मॉइस्चर ही नहीं होता है तो फिर क्या होगा, बरसात नहीं कर पाएंगे। तो जो लौटता हुआ मानसून है वो कुछ हिस्सों में बरसात कर पाता है। जैसे एग्जांपल अगर दूसरा मैप यहाँ पर बना के देखें इस तरीके से, ये भारत है, ऐसे मानसून जो लौट रहा है वो कुछ इस तरीके से लौट रहा है, ऐसे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये जो बंगाल की खाड़ी से होकर निकला मानसून, तो इसने इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो गया, तो तमिलनाडु वाले पार्ट में और आंध्र प्रदेश वाले थोड़ा सा हिस्से में बरसात यहाँ पर हो जाती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पर होती है, तो लौटते हुए मानसून से वर्षा जो होती है वो पूर्वी तट पर कहीं कहीं पर बरसात होती है, जिसमें मुख्य रूप से तमिलनाडु में वर्षा होती है। तमिलनाडु में यहाँ पर वर्षा होती है।
ठीक है। और आंध्र प्रदेश में भी कुछ कुछ वर्षा होती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होते हैं, आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। तो चार हमने मौसम देख ली, चार हमने ऋतुएं देख ली। अब हमने अब पहले ही बता दिया था कि जलवायु क्या है, तो हमने बताया था कि जितनी भी वायुमंडलीय दशाएं हैं वो बहुत लंबे समय तक लगभग एक जैसी रहती है, तो उसको बोलते हैं जलवायु बोलते हैं, यानी क्लाइमेट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा कि मानसूनी जलवायु क्या है। देखिए, मानसून अरबी शब्द से लिया गया है, अरबी शब्द जो मौसम है उससे लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मौसम। ठीक है। अब भारत की अगर स्थिति देखेंगे, हमने इसके पहले वाले चैप्टर में वो समझाया था कि भारत की जो स्थिति है वो किसमें है, तो दो गोलार्धों में है। वो दो गोलार्धों में है, अक्षांशीय रूप से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, दशांतीय रूप से देखेंगे तो किसमें है, पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन अगर आपसे पूछता है कोई कि भाई किस कटिबंध में है, तो ध्यान रखिएगा भारत की जो स्थिति है वो उष्ण कटिबंध में है। पूरा तो उस कटिबंध में नहीं है, लेकिन हाँ आधा उस कटिबंध में है। जैसे एग्जांपल में कि यहाँ पर देखें, इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, इसके जस्ट ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब कि कर्क रेखा है, और यहाँ पर आर्कटिक रेखा है, यहाँ पर आर्कटिक रेखा है। ठीक है, यानी यहाँ पर कर्क रेखा है, और यहाँ पर है नॉर्थ पोल 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू है। हमें पता है कि ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक है इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और इसके ऊपर का जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है। अब इंडिया की अगर बात करें इसमें, तो इंडिया कहाँ पर होगा? इंडिया इस जगह पर ऐसे, यहाँ पर इंडिया कुछ ऐसे। तो एक चीज आप देख रहे होंगे, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो उष्णकटिबंध में आता है, लेकिन जो उत्तरी हिस्सा किसमें आता है? शीतोष्णकटिबंध में आता है। ये वाला हिस्सा दक्षिण में आता है, यानी उष्ण में आता है, और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये कहाँ पर आता है? तो नॉर्थ का हिस्सा कहाँ पर आता है? शीतोष्ण में आता है। ठीक है। तो अगर हम कटिबंध के हिसाब से देखें तो भारत किसमें है? भारत शीतोष्ण में भी है, उष्ण में भी है, लेकिन इसका जो जलवायु है कैसी है? वो उष्णकटिबंधीय जलवायु, मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, हम जब 9th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप प्रॉपर समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो इससे क्या हो रहा है, मैंने पहले बताया कि जो जलवायु होती है उससे हमारी कृषि उस पर, सॉरी, जो मानसून आता है उस पर हमारी कृषि निर्भर रहती है। और अगर अच्छी वर्षा होती है तो फिर फसल अच्छी होती है, अगर वर्षा अच्छी नहीं होती तो फसल हमारी खराब हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जलवायु क्या है, मानसून क्या है, उन सब की बात की। अब यहाँ पर वही बात की जा रही है कि किसी जगह की जो जलवायु है वो जलवायु किस पर डिपेंड करती है? बहुत किस चीज़ पर डिपेंड करती है? बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे वहाँ की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, उसकी हाइट क्या है, समुद्र से दूरी कितनी है, उच्चावच कितना है, देख के करके समझ लेते हैं। हाइट का मतलब समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल में कि कोई भी स्थान ऐसा है जो मैदानी क्षेत्र में है, और कोई स्थान ऐसा है जो पहाड़ी क्षेत्र में है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि लखनऊ ले सकते हैं, लखनऊ मैदानी क्षेत्र में है, और उसके साथ में हम देखते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पर है? पहाड़ी क्षेत्र में है। तो हमको एक बात बताया कि जो दार्जिलिंग है वहाँ पर तापमान हमेशा कम रहता है। तापमान क्या होता है? कम होता है। लेकिन लखनऊ में तापमान क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसका कारण क्या हो गया? इसका कारण ये हो गया कि इसका कारण ये हो गया कि इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है दार्जिलिंग की, और लखनऊ की हाइट का मतलब कि ऊंचाई, एल्टीट्यूड। दूसरी बात कर लें कि मुंबई में देखेंगे आप, मुंबई में, और इसके साथ साथ अगर हम दिल्ली को देखें तो दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठंडी भी पड़ती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, ठंडी भी होती है। ठीक है। लेकिन अगर मुंबई में देखेंगे तो मुंबई में जो मौसम है, या कह सकते हैं जो वहाँ की कंडीशन है, वो समताप है। समताप का मतलब है लगभग एक जैसी रहती है, बहुत बदलती नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ रही है। समुद्र से दूरी क्या हो रही है? समुद्र से दूरी यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है। और उच्चावच का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई डेजर्ट है राजस्थान, मतलब जैसे राजस्थान में देख लीजिएगा, वहाँ पर दिन बहुत गर्म होते हैं, रात बहुत ठंडी होती है, तो वहाँ पर उसका स्थानीय जो असर है वो दिखाई देता है। ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि जो जैसलमेर, बीकानेर यहाँ बहुत गर्म होता है, जम्मू कश्मीर में बहुत ठंडी होती है। जम्मू कश्मीर बहुत ऊंचाई पर है तो ठंडी ऑब्वियस सी बात होगी। और जब जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो एक मरुस्थल वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर गर्मी होगी।
उसी तरीके से हम तटीय मैदान देखते हैं, तटीय क्षेत्र में देखते हैं मुंबई और कोलकाता में जो जलवायु बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है, वहाँ की लगभग एक जैसी स्थिति बनी रहती है। तो मौसिनराम के बारे में हमने बताया था अभी कि जो बंगाल की खाड़ी ब्रांच है, वो ब्रांच क्या करती है, उत्तर-पूर्व में जाकर बरसात करती है। तो उत्तर-पूर्व का मतलब है ज़्यादातर बरसात कहाँ पर करती है, गारो-खासी, जयंतिया में बरसात करती है और वहीं पर क्या है, वहीं पर मौसिनराम है जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने पहला जो इसका टॉपिक था, जलवायु हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है प्राकृतिक वनस्पति। देखिए, जब प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्राकृतिक रूप से उगे हुए जितने भी वृक्ष हैं या जितने भी वनस्पतियाँ हैं, उनकी बात की जाती है। प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्ष या वनस्पतियाँ, वृक्ष या वनस्पतियाँ, वृक्ष या वनस्पतियाँ। उसमें छोटे-छोटे पेड़ भी हो सकते हैं, झाड़ी भी हो सकती हैं या कोई और चीज़ हो सकती है, जैसे कि अ, बड़े वृक्ष भी हो सकते हैं, तो उनको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति की जब बात कर लेंगे, तो उसमें देखेंगे कि इंडिया में कितने प्रकार की वनस्पति मिलती है। जैसे हम देखते हैं भारत में, अच्छा ये वनस्पति किस पे डिपेंड करती है? तो बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ का उच्चावच क्या है, बहुत सी चीज़ों पे ये वनस्पतियाँ डिपेंड करती हैं। अब भारत की जब बात करेंगे, तो भारत में कुल 5 प्रकार की जो वनस्पतियाँ देखी गई हैं, 5 प्रकार की, उसमें से एक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जिनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं, तीसरा है उष्णकटिबंधीय झाड़ी कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो इन एक-एक करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब इनके बारे में 2-4 बातें समझ लीजिएगा। ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। और जब वर्षा ज़्यादा होगी तो हमको ये बात तो पता ही है कि वर्षा होने से क्या होगा, वहाँ पर वनस्पतियाँ भी पाई जाएँगी। वर्षा होती है, सघन भी होते हैं, इनके पेड़ कैसे होते हैं? लंबे पेड़ होते हैं, लंबे पेड़ होते हैं और पत्तियाँ भी बड़ी होती हैं, पत्तियाँ भी बड़ी होती हैं। आपने अगर पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा तो उसमें देखा होगा जो यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो रहता है वो वनस्पति से ज़रूर रहता है, ख़ास करके उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ जो मानसून है उससे। कभी वहाँ पे वृक्षों को देख कर के पूछ लेगा कि कौन-सा वृक्ष 2023 में जो यूपीएससी का पेपर हुआ था, वहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें फाइंड आउट करना था कि शीतोष्ण वो जो मानसूनी वन है, उनमें कौन-सा मानसूनी वन में वृक्ष आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन था। तो ये इसमें तो बहुत कम दिया है, लेकिन जब आप 9th क्लास या 11th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी दिया हुआ है और उससे बढ़ कर के पूरा काम अपना हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है, वो वर्षावन वहाँ पे वर्षा होती है, ज़्यादा होती है क्योंकि गर्मी होती है तो बरसात भी ज़्यादा हो रही है और उनके जो वृक्ष होते हैं बहुत घने होते हैं, पत्तियाँ लंबी होती हैं और पत्तियाँ चौड़ी भी होती हैं और जो पेड़ की लंबाई होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? और दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पर मान लीजिए सरफेस है, तो इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, इस तरीके से पेड़ हैं यहाँ पर पेड़ हैं। अब घनापन तो है ही है इसमें पेड़ों में, अब पेड़ बहुत घने हैं, तो ऊपर का ना हिस्सा ये बहुत चिपका-सा रहता है इससे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसमें, ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, सनलाइट है, जो सनलाइट होती होती है, वो सनलाइट अर्थ पे यहाँ पे सरफेस पे यहाँ नहीं पहुँच पाती। मतलब जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश यहीं पर ज़्यादा रहता है, यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, तो उसमें फिर घास वगैरह बहुत ज़्यादा उग नहीं पाती है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर बहुत टाइप के वृक्ष मिलते हैं। जैसे इसमें कौन-सा हो जाएगा, महोगनी है, अबोनी है, रोज़वुड है, ये सब वनस्पति यहाँ पर मिलती हैं। अब एक बात समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वृक्ष होते हैं, इसलिए अलग बहुत सारी वनस्पतियों के वृक्ष होते हैं, इसलिए ये अलग-अलग समय पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। एक साथ नहीं गिराते हैं पत्तियाँ, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर विशेषताओं में क्वेश्चन बनता है आपसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता क्या है कि इसकी पत्तियाँ कभी नहीं गिरती, तो स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें पत्तियाँ तो गिरती हैं, बट ये अलग-अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमेशा हरे-भरे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। अब सवाल ये मिलते कहाँ पर है? तो जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है। बरसात ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो अंडमान निकोबार में बरसात बहुत होती है, वहाँ पर मिलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में बरसात होती है, वहाँ भी बहुत मिलते हैं और पश्चिम घाट का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ पर भी बरसात खूब होती है, तो वहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं हम उष्णकटिबंधीय पतझड़, इनको मानसूनी वन भी कहते हैं।
ये जो वन है इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। इनकी खास बात अगर विशेषता देखें तो विशेषता क्या है? इनकी विशेषता इतनी समझ लीजिएगा कि जो उस खंड में सदाबहार वन है, उनसे कम घने होते हैं और ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर बरसात थोड़ी-सी कम होती है। थोड़ी-सी कम होने का मतलब इतना सा है कि अच्छा इसमें अगर हम लिखना चाहें तो ये कहाँ वन पाए जाते हैं? जहाँ पर बरसात 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं या 250 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पर वन पाए जाते हैं। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक बरसात होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है? इसमें पत्तियाँ क्या होती है, एक समय पर गिर जाती हैं। जैसे पहले वाले मैंने बताया था उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, पत्तियाँ एक साथ नहीं गिरती हैं, अलग-अलग गिरती हैं, बट इसकी खास बात क्या है, इसकी पत्तियाँ एक निश्चित समय पर गिर जाती हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वन भी कहते हैं। अब यहाँ इसमें सवाल बनता है कौन-कौन से वृक्ष आते हैं, कौन-कौन से पेड़ आते हैं? तो इसमें साल हो गया, सागौन हो गया, पीपल है, नीम है, शीशम है, ये सब मिलते हैं और किन-किन स्थानों पर मिलते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र मतलब कि लगभग-लगभग मध्य भारत में ये पाई जाती हैं, उत्तर भारत में भी ये वन पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाले वन है यही वन है, सर्वाधिक पाए जाने वाले वन। सर्वाधिक पाए जाने वाले वन भारत में। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले ये वन हैं। इसके बाद कटीली झाड़ियों की बात होती है। देखिए कटीली झाड़ियाँ जो होती हैं मतलब ये ऐसे वन हैं जो कि शुष्क भागों में पाए जाते हैं। शुष्क का कारण ये है कि वहाँ पानी बरसता नहीं, जब पानी बरसता नहीं है, बरसात होती नहीं है, तो फिर वो पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं क्योंकि पत्तियों से पानी निकल जाता है, तो पत्तियाँ छोटी होती हैं जिससे पानी को खराब हो जाता है। तो पानी खराब ना हो इसलिए वो अपनी पत्तियाँ छोटी कर लेती हैं या पत्तियाँ नोकीली हो जाती हैं, मतलब कि उसमें नोक जैसी पत्तियाँ हो जाती हैं। इसको काँटे बोलते हैं, इसमें काँटे भी हो जाते हैं। कौन-कौन से वृक्ष आते हैं इसमें? कैक्टस हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया, ये सब इसमें वृक्ष आते हैं और कहाँ मिलता है तो मोटा-मोटा समझ लेंगे कि जो भारत के सेंस में देखेंगे, जो मरुस्थल है वहाँ पर। जो मरुस्थल है वहाँ पर। मरुस्थल स्पेशली राजस्थान में है या उसके आस-पास में है, तो राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम घाट का जो पूर्वी ढाल है, वहाँ पर हो गया क्योंकि बरसात कम होती है और ये हिस्सा कैसा है? रेन शेड इरोजन वाला हिस्सा आता है और गुजरात में पाई जाती है। इसके बाद पर्वतीय वनस्पति देखते हैं। देखिए पर्वतीय वनस्पति की जब बात करेंगे तो थोड़ा-सा हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि जब आप सरफेस से ऊपर जाएँगे, पर्वत पर चढ़ना शुरू करेंगे, तो तापमान घटता है। जब तापमान घटता है, जैसे हम जानते हैं जब नीचे से ऊपर जाएँगे तो तापमान घट जाएगा। तापमान क्या होता है? घटता है। कितना घटता है? तो 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, कम होता है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, सामान्य पतन दर बोलते हैं। सामान्य पतन दर बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। तो जैसे-जैसे आप सरफेस से ऊपर जाना शुरू करते हैं, तो वैसे-वैसे वनस्पतियाँ भी क्या होती हैं? लगातार बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो यही बात देखी है कि पर्वतों की ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ में वनस्पतियाँ भी बदलती रहती हैं। तो 1500 से 2500 मीटर की ऊँचाई पर पेड़ों का देखेंगे आकार कैसा होता है? शंक्वाकार रहता है। इन्हें शंकुधारी वृक्ष भी कहते हैं और इन वनों के जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, वो कौन से हैं? चीड़ हो गया, पाइन हो गया और देवदार हो गया। इसके बाद हम मैंग्रोव वन की बात करते हैं। देखिए मैंग्रोव वन की खास बात ये है कि मैंग्रोव वन जो होता है वो खारे पानी में होते हैं। खारे पानी में होते हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल खाड़ी में कहाँ पर है? जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है उसको सुंदरबन बोलते हैं। वहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा और उसके साथ-साथ में कहाँ पाए जाते हैं? उसके साथ-साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था अभी कि जो सदाबहार वन है, सदाबहार वन का जो वृक्ष है उसमें महोगनी, रोज़वुड वगैरह है, वैसे ही इसमें एक वृक्ष है इसको बोलते हैं सुंदरी। सुंदरी वृक्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसको सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें वनों की आवश्यकता क्या है? देखिए, ये तो हमें बताने वाली कोई बात नहीं, वनों की क्या आवश्यकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि वन से हमें ऑक्सीजन मिलती है और इससे हमारा जीवन चल पाता है, इससे साँस मिलती है, जीवन चल पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल होता है, नहीं होता है। ये मिट्टियों
कि मिट्टी को बाँध के रखती हैं, जड़ें मिट्टी में होती हैं तो बाँध के रखती हैं। इसके साथ-साथ में यानी कि मृदा अपरदन को रोकती हैं। इसके साथ में वहाँ से बहुत से हमें ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलता है, चारा मिलता है, जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं और वही यही जो वनस्पतियाँ हैं, इन वनस्पतियों में ही प्राकृतिक वन्यजीव हैं, वो भी रहते हैं, इनका क्या होता है, आवास होता है। अब जब इतना ज़्यादा महत्व है तो लोगों ने क्या किया अपना कॉमर्शियली यूज़ करने के लिए इसको काटना शुरू कर दिया। काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी यानी कि कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जो धीरे-धीरे वहाँ पर समाप्त हो रही हैं, जिनको बचाने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि एक पेड़ कितनी चीज़ें दे सकता है, तो ये आप एक बार देख सकते हैं। वन्यजीव का मतलब है वन्यजीव का मतलब होता है कि यहाँ पर कि जो जंगल में जानवर रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जंगल में जानवर का मतलब है कि उनका वो निवास होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल में देखेंगे आप बहुत सारे वहाँ पर जीव रहते हैं। जैसे हमारा जो राष्ट्रीय पशु है बाघ वो रहता है और इसके साथ-साथ में जो गुजरात का जो गिर वन है वहाँ पर एशियाई शेर रहते हैं। हाथियों के लिए दक्षिण भारत में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। वैसे ही एक सींग वाला गैंडा है वो भी असम में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ-जहाँ जंगल ज़्यादा है वहाँ-वहाँ इस तरीके के जीव-जंतु भी पाए जाते हैं। इसके साथ-साथ में जो जंगली गधा है वो कच्छ-करण में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिमतेंदुआ, भालू इत्यादि जो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे बहुत सारे जानवर हैं जो हम देखते हैं वहाँ पर मिलते हैं। भारत में बहुत ज़्यादा पक्षी भी हैं। जैसे हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। इसके साथ-साथ में तोता, मैना, कबूतर ये सब कुछ हमारे भारत में मिलता है। भारत में सैकड़ों साँपों की प्रजाति पाई जाती है। जैसे कि उसमें कोबरा और कैरत प्रमुख हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो इनका आवास है वो प्राकृतिक आवास जो है वो जंगल ही है। वनस्पति वो जो वन है वो है। अब उनके काटने से क्या हो रहा है जब वो कट जा रहे हैं तो उनकी प्रजातियाँ भी धीरे-धीरे बहुत जल्दी से घटती जा रही हैं क्योंकि उनके आवास नष्ट होते जा रहे हैं। अगर आपसे कोई जैसे क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक जो वन्यजीव हैं उनका संख्या क्यों लगातार घट रही है? तो उसका आंसर क्या होगा? वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं बट इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि उनके आवास भी टूट रहे हैं, उनके आवास भी खत्म किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रजातियाँ भी कम होती चली जा रही हैं। तो उनको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए जैसे कि नेशनल पार्क बनाया गया, पशु विहार बनाया गया, जीव मंडल आरक्षित यानी बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए गए। ऐसी और इसके साथ-साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जैसे टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है 1973 इसी तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। राइनो प्रोजेक्ट मतलब गैंडा बचाओ अभियान चल रहा है। इस तरीके से बहुत सारी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिससे उनको बचाया जा सके। तो इस चैप्टर में इतना ही है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और ये हमारा 6th क्लास की जो एनसीईआरटी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अगले वीडियो में जो होगा वो 7th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे और इसके साथ-साथ में हम कुछ एमसीक्यू करेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई इंक्वायरी होती है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।